नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर, मोर महापौर मोर द्वार, इस कार्यक्रम का समापन समारोह और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। 27 जून से दरअसल अभियान चल रहा था। अब तक 66 वार्डों में एक शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आज मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड नंबर 46 के लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान भी किया। निगम के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ देने की घोषणा उन्होंने की। मोर महापौर मोर द्वार, इसके जरिए आम जनता की समस्याएं दूर की जा रही हैं। विभिन्न कार्ड बनाने की सुविधा हो गई है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद टैंकर मुक्त रायपुर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल सुव्यवस्थित किया गया है। साफ सफाई अभियान चलाया गया है और लगातार रायपुर में काम हो रहा है। आज सबकी मेहनत से छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा 3 बार मिला है। रायपुर को लेकर कहते हैं कि शहर में कहीं गोबर नहीं मिल रहा। पहले एक आदमी के कई राशन कार्ड होते थे, किसी के एक भी नहीं होते थे। हमने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है। पूरे प्रदेश में आज भी राशन कार्ड बन रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। इधर सरगुजा संभाग में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी 11 जुलाई और 29 जुलाई को सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में 2 इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन फिर से आज सरगुजा संभाग के सूरजपुर में 11:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3 से 4 रिक्टर पैमाने पर 3 से 4 के बीच मापी गई है। जमीन से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह था। मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने कहा है कि भूगर्भ शास्त्री ये पता कर रहे हैं कि आखिर बार बार क्यों भूकंप के झटके यहां पर आ रहे हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं और इस घटना के बाद छुट्टी भी बच्चों को दे दी गई। स्कूली बच्चों को छुट्टी दे दी गई। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में 11:57 पर एक भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 3.0 रिक्टर थी। और इस भूकंप का जो मुख्य केंद्र था, जिसको एपिसेंटर कहते हैं, उसका अक्षांश था 23.0 डिग्री उत्तर, देशांतर था 82.8 डिग्री पूर्व और इसका जो सेंटर था ये जमीन भू सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पे था। ये सामान्य श्रेणी का भूकंप था। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहती है। और अब बड़ी खबर कवर्धा से। रोजगार कार्यालय का बीजेपी युवा मोर्चा ने घेराव किया है। कलेक्टर कार्यालय के सामने पुलिस ने हालांकि रोक लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के हालात बन गए। सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। रोजगार के नाम पर धोखा देने के आरोप लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें प्रदर्शन करने पहुंचे थे और वैसे भी लगातार बीजेपी को आक्रामक विपक्ष बनाने के लिए लगातार केंद्र के नेता आ रहे हैं, संगठन से जुड़े लोग आ रहे हैं और अब उसका असर भी नजर आ रहा है। तो कवर्धा की ये तस्वीरें, मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी विस्तार से। उग्र प्रदर्शन भी कहा जा सकता है बीजेपी का। बिल्कुल ललित, आज जो है भाजयुमों के द्वारा जो है कलेक्टर कार्यालय के घेराव के लिए निकले थे, जिसमें रोजगार कार्यालय भी मुद्दों को लेकर ये शामिल था, जिसमें पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया, जिसमें उनको काफी झुमा झटके हुए। इसमें बेरोजगारी को लेकर प्रमुख मुद्दा जो है भाजयुमों के द्वारा उठाया गया था, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। या जिसे ये पुरानी कृषि मंडी है, वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद रैली निकाल कर घेराव के निकले थे। वहाँ पुलिस ने इनको रास्ते में रोकने का प्रयास किया। कलेक्टर गेट के पास बैरिकेडिंग लगाई गई थी। काफी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इसके जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काफी वहाँ पे प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जो पहले बैरिकेड थे उसे तोड़ने में सफल रहे, लेकिन दूसरे बैरिकेडिंग में काफी चुस्त व्यवस्था थी पुलिस पर। वहाँ उन्होंने रोका, वहाँ पे जमते नारेबाजी हुई, झुमा झटकी हुई। उसके बाद जो है कार्यकर्ता वहीं पे धरने पर बैठ गए और राज्य शासन के खिलाफ को धोखा देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई, जिसमें कुछ सीनियर नेता भी शामिल, जिसमें पूर्व विधायक जो पंद्रह मार्च के पूर्व विधायक वो भी थे और भाजपा के साथ जो है सीनियर भाजपा के नेता भी शामिल रहने लगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे।
अब बालोद से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का हुआ है असर। सपेरे के जो बच्चे हैं, सपेरे परिवार के जो बच्चे हैं, अब वो स्कूल जा सकेंगे। जाति प्रमाण पत्र न होने के चलते सरकारी सुविधाओं से वंचित थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने संज्ञान लिया। सपेरों की बस्ती में बाकायदा एक शिविर लगाया गया, स्वास्थ्य जांच की गई, कोरोना का टीका लगाया गया, जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। श्रम कार्ड के जरिए शासन की योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलेगा। सपेरे किस तरह से जीवन जीते हैं, क्या स्थितियां उनकी हैं, नागपंचमी के मौके पर किस तरह से वो काम करते हैं, ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई और उसके बाद अब सपेरों का जीवन स्तर सुधरेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। कोरबा में भी बारिश और जल जमाव के बीच लगातार रहवासी इलाकों में सांप निकलने की खबर आ रही है। कोरबा के सरकारी जिला अस्पताल में भी अचानक नाग निकल गया। सुबह जब अस्पताल के फार्मेसी डिपार्टमेंट में कर्मचारी पहुंचे, कुछ दवाएं निकालने के लिए कार्टन हटाया गया तो उसके पीछे नाग खड़ा हो गया। तुरंत स्नैक रेस्क्यू टीम को इत्तला दी गई। स्नैक रेस्क्यू टीम पहुंची, जितेंद्र सारथी फार्मेसी में पहुंचे और सांप को सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाल लिया। मैंने नेट से आपका नाम सर्च करके आपको फिर तुरंत कॉल किया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आकर के सांप को पकड़ लिया। जानकारी मिला जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट है और फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक सांप देखने को मिला, जिसके बाद ब्रदर जी ने मुझे फ़ोन किया और कि एक सांप फार्मेसी डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है। जिसके बाद से हम पहुँचे और उसको सुरक्षित रेस्क्यू किए और एक बड़ा हादसा होते होते बचा। कोरबा में निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय पार्किंग स्थलों का जायजा लेने के दौरान अतिक्रमण और कंडम वाहनों को देखकर काफी नाराज हुए। जिला आयुक्त ने इनसे जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह के अंदर कंडम वाहन और कबाड़ को हटाने के निर्देश निगम के अफसरों को दिए गए हैं। आयुक्त ने 1 सप्ताह के अंदर कबाड़ नहीं हटाने पर उनकी जब्ती की कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, आयुक्त और उप पुलिस अधीक्षक यातायात और निगम के अधिकारियों के साथ पार्किंग स्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। कई अनाधिकृत तौर पर खुली दुकानें नजर आई। मरम्मत के लिए आई गाड़ियां जैसे ट्रक, हाईवा, ये खड़े हुए थे। अब अगर ये सड़क पर खड़े रहेंगे तो जगह कम पड़ेगी। ये हमारा कोरबा का ट्रांसपोर्ट का घर है और पूरा व्यावसायिक एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टरों की जो भी हैवी व्हीकल्स है यहाँ पे कई दिनों से यातायात व्यवस्था को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी संबंध में आज निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे 3 पार्किंग है, अभी उसमें से 2 पार्किंग का निरीक्षण मैंने किया है। वो पार्किंग को अवैध कब्जा और अवैध कुर्सी लगा के लोग कब्जा कर लिए हैं, तो उसको खाली कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे दुकानदार हैं जो अपने दुकान के सामने जो गाड़ियाँ लगाते हैं वो एक साथ 3-3, 4-4 गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिससे आधा रोड जाम हो जा रहा है। उनको भी निर्देशित किया गया है, नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आगे से। रायगढ़ कलेक्टर ने जन सुविधा की मिसाल पेश की है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ने फैसला ऑन द स्पॉट किया। जिले की तरकेला गांव निवासी लीला पटेल, ये एक शिक्षाकर्मी की विधवा है। अपने पति की मौत के पश्चात आय का कोई स्रोत नहीं था, काफी बुरी आर्थिक स्थिति इनकी हो गई। इनके आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लीला पटेल को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतरा में आया के पद पर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लीला पटेल के पति शिक्षाकर्मी थे। संविलियन नहीं होने के चलते उनकी मौत के बाद लीला पटेल को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। कलेक्टर रानू साहू के जनदर्शन में लीला पटेल पहुंची और तत्काल कार्रवाई की गई। दर्शन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए महिला आई थी। उनके पति शिक्षाकर्मी थे और चूंकि उनका संविलियन नहीं हुआ था, इसलिए उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं हो रही थी। और चूंकि अभी हम आत्मानंद स्कूलों में आया की भर्ती कर रहे हैं, तो तत्काल उनको आया के पद पर नौकरी दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया। पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह, गौठान समितियां, इन्हें 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि जारी की गई। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पशुपालक ग्रामीण किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के बदले 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख,
महिला समूहों को 1,37,00,000 रुपए की लाभांश राशि ट्रांसफर की गई। अब तक अगर गोधन न्याय योजना की बात कर ली जाए 301,42,00,000 का भुगतान हो चुका है। गौठान से जुड़े महिला समूहों को 77 करोड़ से ज्यादा की आय हो चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज गोधन न्याय योजना में लाभार्थी को 5,60,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि से गोबर विक्रेताओं को 2,17,00,000, स्व सहायता समूह को 1,37,00,000 और गौठान समितियों को 2,07,00,000 रुपये भुगतान किया गया। आज भुगतान की जा रही राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अभी तक के 311,94,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना देश दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है जिसमें 2 रुपये किलो की दर से गोबर तथा 4 रुपये लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इस योजना में अभी तक 155,58,00,000 रुपये की गोबर खरीदी की जा चुकी है। गौठान समितियों में महिला स्व सहायता समूह को आज तक के 156,36,00,000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। महिला समूहों द्वारा 17 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट और 18,924 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है। इस उत्पादित खाद को सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों में किसानों को। और अब सुकमा से बड़ी खबर मिल रही है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी के नेता ने NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। तेंदुपत्ता खरीदी का पैसा नहीं मिला और इसके चलते नेशनल हाईवे जाम किया गया। कोंटा पहुंचे हुए थे पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता हुसैंडी। रेगा गट्टा जाने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। नाराज होकर इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। बीजेपी नेता का चक्का जाम। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र पुरुष छात्रावास में रैगिंग के चलते दहशत है। छात्रावास में रहने वाले जूनियर छात्र के साथ सीनियर्स ने ज्यादती की है। NSTI ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई की मांग की गई है। 6 साल से अधिक कोई भी छात्र छात्रावास में नहीं रह सकता, पर कई छात्र सालों से हॉस्टल में रह रहे हैं। कई छात्रों के खिलाफ गंभीर मामले भी दर्ज हैं। तो रैगिंग का अब जबलपुर से मामला सामने आया है। रतलाम में रैगिंग का मामला सामने आया था। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रैगिंग का मामला सामने आया था। जबलपुर में इसी तरह का मामला सामने आया है। रतलाम में रैगिंग के मामले में बाकायदा न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर डीन ने यह कहा कि वो इस तरह की सख्ती बरतेंगे कि आगे कभी उनके कॉलेज में इस तरह का घटनाक्रम ना हो। अब जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्रावास में रैगिंग के चलते दहशत है। एक जूनियर छात्र के साथ सीनियर्स ने ज्यादती की है। NSTI ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई की मांग की गई है। खास बात ये एक सामान्य नियम है कि 6 साल से अधिक कोई भी छात्र छात्रावास में हॉस्टल में नहीं रह सकता, पर कई छात्र हॉस्टल में कई सालों से रह रहे हैं और इनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन के पास आपको लिए चलेंगे। पवन, क्या कुछ अब तक इस मामले में निकलकर सामने आ पाया है? ज्यादती की गई, किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, और अगर विश्वविद्यालय का रिएक्शन मिल पाया हो तो वो भी बताएं। जी ललित, इस मामले में अभी तक जो है जांच शुरू कर दी गई है। चूंकि हॉस्टल में रैगिंग का मामला कोई पहली बार नहीं आया है, लगातार इसकी शिकायतें होती रही हैं। जो छात्र हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं, जो जूनियर होते हैं, उन पर सीनियर्स द्वारा अत्याचार किया जाता है। इस छात्र के साथ जो घटना हुई है उसमें छात्र ने शिकायत की है UGC को और उसमें बताया है कि उसे आधी रात को उठाया जाता है, बिना कपड़ों के पूरे हॉस्टल में घुमाया जाता है और उसके बाद में आधी रात में ही ठंडे पानी से बिना कपड़े के उसको नहलाया जाता है। ये तमाम तरह की शिकायतें हैं जो जूनियर्स के साथ में अत्याचार होते हैं, उसकी शिकायत की गई है। बहरहाल ये मामला अब NSUI ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर भी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें कुलपति ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि दूसरे छात्र भी इस तरह की जूनियर छात्र शिकायत करते हैं तो उस मामले में जानकारी लेकर के और जो दोषी छात्र होंगे उनके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जो NSUI ने यह शिकायत भी की है कि कई छात्र हॉस्टल में ऐसे रह रहे हैं जो 6 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, यानी कई सालों से जमे हुए हैं, जबकि नियम के मुताबिक 6 साल से ज़्यादा कोई भी विद्यार्थी हॉस्टल में नहीं रह सकता है, चाहे वह पढ़ाई कर रहा हो या उसकी पढ़ाई पूरी हो गई हो। 6 साल से ज़्यादा हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जिन पर अपराध भी दर्ज हैं, गंभीर मामले चल रहे हैं, पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज हैं, उसके बाद भी वो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो बहरहाल ये शिकायतें सामने आई हैं और RDBB प्रबंधन जो है वो कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अब कार्रवाई क्या होगी और कब तक होगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे।